हेलो बच्चे, गुड मॉर्निंग। तो माई सेल्फ शाहनवाज खान, आई एम केमिस्ट्री फैकल्टी इन वेलोसिटी इंस्टीट्यूट इन बोथ ब्रांचेस फरीदाबाद एंड ग्रेटर कैलाश। ओके, तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में बताना चाहता हूं जो आपको जेई एडवांस एंड नीट दोनों में आपको बहुत प्रॉब्लम्स में डालते हैं। जैसे हमारा एक टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का। केमिकल बॉन्डिंग सबको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये केमिकल बॉन्डिंग। हर एंट्रेंस में पूछा जाता है, चाहे सीयूईटी हो, चाहे आपका जेई हो, चाहे एडवांस हो, कहीं भी पूछा जाए। तो बेटा जो केमिकल बॉन्डिंग में हमारा एक टॉपिक होता है, उसकी आज हम ट्रिक्स को डील करने वाले हैं टॉपिक्स की। जैसे पहला हमारा एक टॉपिक होते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स। ओके, हम इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में। जैसे हमारे बॉन्ड पैरामीटर में हमारी क्या हो गई, बॉन्ड एंगल हो गया। सबसे पहला टॉपिक बॉन्ड एंगल, इसकी नोटेशन थीटा होती थी बेटा, यस या नो। अगर मैं आपको बात बताना चाहूं तो यहां पे हमारा पहला नंबर 1 पे बॉन्ड एंगल हो गया। नंबर 2 पे डील करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। ओके, पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ, बॉन्ड एंगल। नंबर 2 पे हमारी हुई बॉन्ड लेंथ, और नंबर 3 पे हमारी होगी क्या, बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी अगर आपको क्वेश्चन बताया जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो बॉन्ड एंगल से और बॉन्ड लेंथ से पूछा जाता है। ठीक है, और आप बुक्स में देखते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा, बहुत जगह पे आप पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड बुक से आप पढ़ते हैं कि बॉन्ड एंगल के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि कैसे कैसे जब हम बॉन्ड एंगल्स को कैलकुलेट करते हैं ना तो उनके वेरिएशंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे आता है। तो हम बहुत सारे रूल्स को डील करते हैं। किसको डील करते हैं बेटा, बहुत सारे रूल्स को। लेकिन जब क्वेश्चन अटक जाता है, सर कौन सा रूल पहले लगाएं, कौन सा रूल बाद में लगाएं, यहां पे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं आपको। ठीक है, तो इसी बात को डील करने वाले पे आज हमारी ट्रिक होगी, ट्रिक टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। सबसे पहले आज हमको इसी को डील करना है, बॉन्ड एंगल की ट्रिक को कैसे कैलकुलेट करना है। आपने 4-5 रूल्स पढ़े होंगे। ओके बेटा, बहुत सारे रूल्स आप पढ़ते हैं बॉन्ड एंगल के। तो आज मैं आपको सबसे पहले बेसिक कंटेंट बताता हूं बॉन्ड एंगल का। तो सबसे पहले बेटा बॉन्ड एंगल क्या होता है, दो बॉन्ड्स के बीच में जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंगल। ओके, तो यहां पे अगर हमें बॉन्ड एंगल को डील करना है तो सबसे पहले जब भी आप बॉन्ड एंगल निकालें, आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपको कुछ भी नहीं करना क्वेश्चन में। सबसे पहले आपको डील करना होगा हमारी हाइब्रिडाइजेशन से। सब इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, यस या नो। सब इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन को बॉन्ड एंगल अगर डील करना है तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होगी। और बेटा याद रखना, हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल को कैसे डील किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अब आप कहेंगे सर ये परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर को कैसे पता लगाएंगे हम हाइब्रिडाइजेशन में। बेटा हम ये बहुत अच्छे से पढ़ते थे कि सर हमारे पास sp हाइब्रिडाइज कोई एटम होगा, उसका एस फिर होता है आपका sp2, फिर होता है आपका sp3। ओके, सबसे पहले आपने डील किया किसके बारे में बेटा, इसके बारे में आपने डील किया है कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन होगा, फिर sp2 होगा, फिर आपका sp3 होगा। यही आपका बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आपको यहां डील करने वाला है सबसे पहले। ठीक है, तो जब भी आपको बॉन्ड एंगल निकालना हो, कुछ भी मत देखो, कोई रूल मत पढ़ो, सबसे पहले उस पर्टिकुलर जो ऑर्डर आपको दे रखा है 4 या 5 मॉलिक्यूल्स, उनमें सबकी पहले क्या कैलकुलेट है, हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर लीजिए। और हाइब्रिडाइजेशन में आपको मैंने भी क्या बताया, मैंने आपको बताया परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। आपको पता होना चाहिए बेटा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर क्या होता है। सर हमारे sp हाइब्रिडाइज मॉलिक्यूल के एस कैरेक्टर ज्यादा होता है, फिर sp2 का होता है, फिर हमारा होता है sp3 का। ओके जी, तो सर पहले आपने हाइब्रिडाइजेशन निकाल ली। अब क्या होगा सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपके पास 2 या 3 मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाए, सेम। तो हमने क्या किया, अब आपकी सेम हो गई हाइब्रिडाइजेशन। तो आपकी सेम क्या होगी बेटा, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सेम है। क्या है बेटा आपकी हाइब्रिडाइजेशन, सेम। तो जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी तो हो सकता है बेटा आप डील करेंगे दो टाइप से आप डील करने वाले हैं। सर एक बार तो ऐसा होगा कि आपका sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, और आप दूसरे कॉर्नर पे लेके जाएंगे वो मॉलिक्यूल जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी।
तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने देखा कि सर हमारी हाइब्रिडाइजेशन हमने देखी, हो सकता है कि चारों पांचों मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए, और जैसी हाइब्रिडाइजेशन सेम होगी तो हमारा क्या होगा, हम दो टाइप्स में डील करेंगे। एक तो तरफ हमारा आएगा sp और sp2, और नंबर 2 पे हमारा आता है sp3। तो अब हम रूल्स पे आते हैं। तो देखो बेटा यहां पे पहला पॉइंट ध्यान से समझेंगे। अगर हम बात करते हैं sp एंड sp2 की, प्लीज यहां ध्यान से देखेंगे कि हमारा अगर sp और sp2 है तो मैं 1 मिनट में आपको क्लियर कर देता हूं। हम यहां पे लगाएंगे रूल नंबर 1। हमारा जो रूल नंबर 1 होता था बॉन्ड एंगल को कैलकुलेट करने का, सर रूल्स तो 4-5 हैं, ठीक है बेटा, लेकिन कई बुक्स में 4th रूल को पहले लिखा होता है, कई बुक्स में पहले रूल को दूसरा लगाना होता है। सर रूल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन अरेंज कैसे करें, क्वेश्चन यहां पे अटक जाता है। तो प्लीज ध्यान से देखना है। अगर मैं बात करूं यहां पे किसकी बेटा, रूल नंबर 1 की, किसकी बात करते हैं बेटा हम यहां पे, रूल नंबर 1 की। तो आप ध्यान से देख सकते हैं रूल नंबर 1 हमारा जो आता है वो आता है कॉन्सेप्ट हमारा रूल नंबर 1 कि सर बॉन्ड एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या बेटा बोलो, बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। मींस कि सर कितने लॉन पेयर प्रेजेंट हैं किसी भी सेंट्रल एटम पे, ये आपको पहला रूल लगाना होगा। जब हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और बेटा आपका sp और sp2 आ रहा हो तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे बॉन्ड एंगल निकालने के लिए, नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम बेटा। ओके सर, अब ऐसा भी हो सकता है कि लॉन पेयर सेम हो जाए, तो हम जैसे ही हमारा रूल नंबर 1 खत्म हुआ हम जाएंगे अपने रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 क्या कहता था बेटा बोलो, रूल नंबर 2 कहता था कि जब अगर आपका लॉन पेयर सेम है तो हम इसमें लगा देंगे बेटा बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। मींस जो आपका सेंट्रल एटम जो होगा बेटा आप उसमें क्या डील करेंगे, आपकी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डील करेंगे। तो बेटा आपका नंबर 2 पे हमारा आ गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। सर अब हमारा हो सकता है कि सेंट्रल एटम भी सेम हो, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे हम जाएंगे अपने रूल नंबर 3 पे। क्या जाएंगे बेटा, रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 कहता था आपका कि सर जो बॉन्ड एंगल होगा, क्या होगा बेटा, बॉन्ड एंगल जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, which is inversely proportional to electronegativity of साइड एटम्स। कौन से एटम बेटा बोलो, साइड एटम्स, मतलब जो साइड में एटम्स लगे होते हैं सेंट्रल एटम के, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका रूल नंबर 3 में बॉन्ड एंगल। ओके, तो कैसे जाएंगे, सबसे पहले आपने चेक किया हाइब्रिडाइजेशन को। जैसे ही आपने हाइब्रिडाइजेशन चेक किया आपने देखा कि हाइब्रिडाइजेशन तो सेम आ रही है। एक तरफ आप डील कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे किसको, sp और sp2 को, और राइट हैंड साइड में आपने रखा है sp3 को। तो सर जब हमारा केस sp और sp2 का होगा, पहले हमने लगाया क्या, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है कि बॉन्ड एंगल इस क्या होगा बेटा बोलो, बॉन्ड एंगल क्या होगा आपका, बॉन्ड एंगल होगा आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लॉन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। आपने ये पढ़ लिया, लॉन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। उसके बाद जैसे रूल लॉन पेयर सेम होंगे तो हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। जैसी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो हम सेंट्रल एटम की, तो फिर हम चेक कर लेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम्स। तो ये हमारे हो गए 3 रूल। पहले बेटा हाइब्रिडाइजेशन, फिर आप रूल नंबर 1 पे गए, रूल नंबर 2 पे गए और रूल नंबर 3 पे गए। अगर आप सीक्वेंस से भटक गए तो बेटा फिर आपका आंसर नहीं आएगा। याद रखना, यात्री अपने सामान की खुद जिम्मेदार है बेटा। यहां पे अगर आपने पहले रूल लास्ट वाला लगा दिया और आपने पहला वाला नहीं लगाया तो आपका आंसर 100% गलत आ जाएगा। तो प्लीज आप रूल बाय रूल चलेंगे तो आपका बॉन्ड एंगल का क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। तो ये आपका हो गया sp और sp2। सर अब हमें ये बताइए आपने sp3 को अलग क्यों किया था, हमें तो कोई बताता ही नहीं है सर sp3 को क्यों अलग करना है। क्वेश्चन यहां पे ये भी अराइज होता है ना, सर आपने sp3 को क्यों अलग किया, ऐसा क्या इसमें कॉन्सेप्ट लगेगा कि जो sp3 को अलग किया गया, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। तो बेटा मैं आपको बताता हूं, अगर आपको sp3 का हाइब्रिडाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट को डील करना है बॉन्ड एंगल में, तो आपको पढ़ना पड़ेगा पहले क्या, NBEPR। ओहो, ये कैसा कॉन्सेप्ट है सर, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हमने तो कभी बताया ही नहीं हमें किसी ने इसके बारे में। NBPR क्या है, NBPR की फुल फॉर्म को अगर मैं लिखूं, नॉन बॉन्डेड, क्या होता है बेटा ये, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन थ्योरी। सर हमने तो सिर्फ वेस्पर सुना था, VBT सुना है, MOT सुना है, ये NBPR क्या है मैं आपको बताता हूं बेटा। NBPR क्या होता है, छोटा सा पॉइंट है।
एनबीपीआर कहती थी वेस्पर और एनबीपीआर में छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा चलो पहले डिफरेंस अभी देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एनबीपीआर अगर होगी, अगर एनबीपीआर एग्जिस्ट करती है, याद रखना इफ, यहां पे पॉइंट लिखता हूं बेटा मैं, अगर एनबीपीआर एग्जिस्ट करते, इफ एनबीईपीआर एग्जिस्ट, एग्जिस्ट बेटा यहां पे लिख देते हैं, अगर एनबीपीआर क्या कर रही है बेटा, एग्जिस्ट करती है, तो उसके केस में हमेशा याद रखना आपका जो थीटा होगा वो ऑलवेज इंक्रीज होगा। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में एनबीपीआर है ना बेटा, तो याद रखना चारों के चारों मॉलिक्यूल्स में कुछ चेक मत करिए, सबसे पहले आप चेक कर लीजिए एनबीपीआर, उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, ठीक है बेटा। तो आपने चेक कर लिया एनबीपीआर। अब ऐसा हो सकता है कि एनबीपीआर ना हो, तो एनबीपीआर नहीं है तो आप sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन में एनबीपीआर के रूट से गुजरते हुए आप डायरेक्ट आ गए। जैसे अगर मान लेते हैं नो एनबीपीआर, क्या है बेटा उसमें नो एनबीपीआर है उस मॉलिक्यूल में, तो आपने क्या किया, आपने किया बेटा का सर उसके अंदर तो हमने मान लिया सर एनबीपीआर जैसा तो कुछ रूल ही नहीं है, तो हम घूम के वापस आ गए किस पे, अगेन रूल नंबर 1, फिर आया रूल नंबर 2 और फिर आया आपका रूल नंबर 3। याद रखना बेटा यही रूट आपको फॉलो करना है और बॉन्ड एंगल का कॉन्सेप्ट 1 मिनट में बाहर निकल जाएगा। sp2 में तो एनबीपीआर देखनी नहीं है, हमेशा तीनों रूल को लगाना है, और जैसे ही आप sp3 पे गए, sp3 में आपने एनबीपीआर को चेक किया, अगर एनबीपीआर है तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा, अगर एनबीपीआर नहीं है तो वापस हम तो अपने रूल्स पे ही आ गए। ये रही बॉन्ड एंगल की कहानी। और अब बेटा मैं आपको बताता हूं छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये एनबीपीआर क्या बला है, इस बला के बारे में जान लेते हैं। ये बला बेटा कुछ नहीं है, ये किसकी बहन है, क्या है बेटा, ये सिस्टर है वेस्पर की। किसकी सिस्टर है बेटा, ये वेस्पर की एक सिस्टर है, VSEPR, ये सिस्टर है वेस्पर की, कौन, NBEPR। याद रखना बेटा। कैसे सर, वेस्पर तो हमेशा ये कहती थी कि सर अगर ये फुल फॉर्म बता दो बेटा इसकी मुझे, क्या होती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, यस या नो, यही इसकी फुल फॉर्म थी। और अभी मैंने इसकी फुल फॉर्म क्या बताई आपको, बोलो, नॉन बॉन्डेड, कौन से बेटा बोलो, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसके बारे में आज ये हमको डील करना होगा, दोनों को डील करते हैं, दोनों ही आपस में सिस्टर हैं, कैसे इनको आपस में इंटरलिंक करते हैं ये देखते हैं। तो बेटा वेस्पर तो आपकी कहती थी, याद करो, लॉन पेयर रिपल्शन ग्रेटर होंगे किससे भाई साहब, वो होंगे बेटा हमारे किससे, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर भाई साहब से, ठीक है बेटा। और सबसे कम रिपल्शन किसमें होते हैं, बीपी, बॉन्ड पेयर मींस बीपी और लॉन पेयर मींस एलपी, ओके। तो लॉन पेयर रिपल्शन ज्यादा होंगे किससे, एलपी से, और उससे सबसे कम रिपल्शन किसमें होगा, बीपी में होगा। ये बात आपको क्लियर है। तो ये वेस्पर कहती थी कि सर अगर वेस्पर है तो याद रखना, वेस्पर तो ये कहती थी कि सर अगर वेस्पर बढ़ जाए तो थीटा हमेशा हो जाता है कम। ये लो, है बेशक आपस में सिस्टर, काम दोनों का अपोजिट है। बोल रही है जी वेस्पर तो अगर बढ़ेगी ना तो थीटा हमेशा कम होगा। अभी देखो डायग्राम से क्लियर कर दूंगा मैं आपको। और बेटा ये आपका जो क्या है, एनबीपीआर है, ये बोलती थी कि सर अगर आप एनबीपीआर को बढ़ा देंगे तो आपको कुछ नहीं करना, थीटा बढ़ जाएगा। सर हमें कैसे पता लगेगा थीटा बढ़ेगा या कम होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो बेटा यहां पे बहुत अच्छे से डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। मान लेता हूं बेटा मैं OCl2 एक मॉलिक्यूल है हमारा, कौन सा मॉलिक्यूल है, एक, मैं दोनों को अलग अलग बना लेता हूं बेटा। आपको जनरली ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये वो दो मॉलिक्यूल हैं जिनको आपको एक्सेप्शन बता के निकल जाते हैं बेटा लोग, ओके। आपको बुक्स में एक्सेप्शन केस बता के आपको आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन बेटा एक्सेप्शन नहीं है बॉन्ड एंगल में। आपको प्लीज ये याद रखना होगा, इसका रूल पे देखो क्वेश्चन सॉल्व, कोई एक्सेप्शन याद नहीं करना बॉन्ड एंगल में, रूल लगाओ और क्वेश्चन का आंसर बाहर। तो सबसे पहले बेटा इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालें तो ये sp3 हाइब्रिडाइज होता है। हाइब्रिडाइजेशन की भी एक वीडियो बनाएंगे, डोंट वरी, उस पर भी हम डील करेंगे। तो अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूं। ये भी sp3 है और ये भी बेटा sp3 है, ओके। जब ये sp3 है तो बेटा इस पे देखो दो तो बने हुए बॉन्ड, एक हमारा हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर हो गया लॉन पेयर, इधर भी हो गया हमारा लॉन पेयर, ओके।
अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं बेटा मैं, तो यहां पे हमारा Cl हो गया, यहां पे हमारा Cl हो गया, इधर भी हो गया हमारा क्या लॉन पेयर, और इधर भी हमारे हो गए भाई साहब 2 लॉन पेयर। तो दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब देखो कैसे हम डील करेंगे। अगर आप ध्यान से देखें स्ट्रक्चर को, ये जो एंगल है यही होता है थीटा बेटा, बॉन्ड एंगल। ओके बेटा, और यहां पर भी क्या है, थीटा है बॉन्ड एंगल। अगर आप sp3 NBPR ना पढ़ते तो मैं आपको आंसर बताता हूं बेटा, ध्यान से सुनो। पहले आपने क्या देखा सर, दोनों में सेंट्रल एटम क्या है, पहले हाइब्रिडाइजेशन देखी, sp3 सेम, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने क्या देखी बेटा, इस दोनों में सेंट्रल एटम भी क्या हो गया सर, रूल नंबर 2 पे गए। रूल नंबर 1 क्या कहता था, लॉन पेयर। तो यहां पर भी कितने लॉन पेयर हैं, यहां पर भी लॉन पेयर कितने बेटा, लॉन पेयर इसमें भी 2 हैं, लॉन पेयर इसमें भी 2 हैं, तो रूल नंबर 1 भी फेल। रूल नंबर 3 क्या कहता था बेटा, रूल नंबर 3 कहता था सेंट्रल एटम, और सेंट्रल एटम तो यहां पर भी सेम है, क्या, सेंट्रल एटम दोनों के केस में आपका क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो सेंट्रल एटम दोनों के केस में ये भी सेम हो गया। अब अटक जाता है रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 तो ये कहता था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यहां पे साइड एटम कौन है बोलो, हाइड्रोजन, यहां पे साइड एटम कौन है भाई साहब, क्लोरीन भाई साहब है। तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बता, हमें पता है कि बॉन्ड एंगल आपका H2O का ज्यादा आता है, किससे, Cl2O से। ये बुक्स में ऐसे करके नहीं लिखा होता, हमारे रूल के अकॉर्डिंग तो यही आना चाहिए था जो हम रूल पढ़ रहे हैं, बट बहुत बड़ा आपने पाप कर दिया है, बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है अगर आप ऐसा लिखेंगे तो बेटा। इसको आपको बुक्स में क्या बता दिया जाता है, बता दिया जाता है दिस इज एन एक्सेप्शन। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, Cl2O का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा किससे, H2O से। अब ऐसा क्यों है, क्वेश्चन ये आता है। ऐसा इसलिए है बेटा, देखो मैं आपको यहीं क्लियर करता हूं पहले तो बेटा, मैं ये रफ कर देता हूं, देख लीजिए ये रफ कर दिया मैंने। अब मैं आपको प्लीज 2 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं आपको NBPR समझा देता हूं। सर आपने ये तो बता दिया सर ऐसा क्यों है, एक्सेप्शन क्यों है, तो ये भी आप देख लीजिए एक्सेप्शन है क्यों। एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि ये जो क्लोरीन यहां पे लगा हुआ है, आप ध्यान से देखें तो बेटा इस पे कितने लॉन पेयर है बोलो, इस पे कितने लॉन पेयर है बेटा, 6 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने बेटा, 6 लॉन पेयर। अच्छा ये तो दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, इसको मैं हटा देता हूं, इसको हटा देते हैं, यहां पे कलर ले लेते हैं कोई और, जैसे कि मैं ये ले लेता हूं। तो बेटा यहां पे क्या है आपका 6 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यहां पर भी कितने इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, 6 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं। तो वेस्पर देखना, वेस्पर और NBPR में डिफरेंस देखना बेटा। देखो लॉन पेयर एक दूसरे को क्या मार रहे हैं, धक्का, रिपल्शन मार रहे हैं। तो जब बेटा ये आपके पास बॉन्ड है, इसको ऊपर से रिपल्शन लगेगा तो ये इसको धक्का मारेगा, ये देखो ये इसको धक्का मारेगा। सुन लो बेटा, ऊपर से ऐसा मॉलिक्यूल है और उसको ऊपर से जंप लग रहा है तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल धीरे धीरे कम होगा बॉन्ड एंगल। देखो बेटा ऐसे नो, ये बॉन्ड एंगल ऐसे था, बॉन्ड एंगल धीरे धीरे कम होगा आपका। तो ये जो थीटा है, इतने पोर्शन को बोला जाता है क्या, वेस्पर। क्या बोलते हैं बेटा इसी को, वेस्पर यही तो कहती थी कि अगर किसी सेंट्रल एटम पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो लॉन पेयर में रिपल्शन होगा, धक्का मुक्की करेंगे एक दूसरे को बेटा, और जैसे ही एक दूसरे को धक्का मुक्की करेंगे क्या होगा, इसका ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये कम हो जाएगा। ओके, लेकिन सर अब हमें बताइए NBPR क्या है। सर ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है ना, कौन से, ये वाले, ये इतना पोर्शन जो आपका डील करेंगे वो आपका ये धक्का मारेंगे, अब ये वाले ये और आप देख लीजिए बेटा, जब ये नीचे से धक्का लगेगा तो अब क्या होगा, ऐसे था बेटा, और जब यहां से रिपल्शन लगेगा तो आपका बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। इसी पोर्शन को बोला जाता है क्या, इसी पोर्शन को बोलते हैं बेटा हम NBEPR। और बेटा दोनों में हो गई लड़ाइयां कि सर वेस्पर बढ़ रहा है तो कह रहे हो आप थीटा कम होगा, NBPR बढ़ रहा है तो थीटा कम हो जाएगा, थीटा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो सर हमें कैसे पता लगेगा NBPR एग्जिस्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो बेटा इसी का एक ही रीजन था, अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखो तो यहां तो कोई लॉन पेयर ही नहीं है, यहां सिर्फ और सिर्फ क्या है, नो NBEPR। यहां पे कोई नहीं है बेटा, यहां पे क्या नहीं है, कोई NBPR नहीं है, यहां पर सिर्फ क्या है, ओनली वेस्पर है। क्या है बेटा, ओनली वेस्पर। तो वेस्पर तो ये कहती थी वेस्पर इंक्रीज होगा तो थीटा आपका कम हो जाएगा। यहां पे क्या है बेटा, आपकी NBPR है, NBPR और वेस्पर दोनों लग रही हैं, तो इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, NBPR क्या होगी बेटा, NBPR क्या कर देगी, किसको डांटेगी, बोलेगी वेस्पर एक काम कर,
आप यहां से निकलो, मैं जीत जाऊंगी, और मैं जीत गई तो बॉन्ड एंगल मॉलिक्यूल का मैं तो बढ़ा दूंगी हमेशा। आप कम कर रहे हैं तो आप एक काम करिए, आप निकलिए, हम अपना बॉन्ड, मैं अपना यहां पे पूरा प्रभाव, पूरा मैंने यहां पे धाक जमा रखी है, और वो धाक जमा रखी है उसकी वजह से मेरा बॉन्ड एंगल हमेशा बढ़ा दूंगी मैं तो। आप तो बेशक रिपल्शन लगाते रहो, आप कितना भी रिपल्शन लगाते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी यहां पे धाक है, मैं क्या करूंगा बेटा, मैं तो बॉन्ड एंगल को बढ़ा दूंगी। अब क्वेश्चन अटक जाता है, अब क्वेश्चन अटक जाता है बेटा, ये एनबीपीआर क्या है? एक मिनट में समझा देता हूं, छोटी सी ट्रिक है, एनबीपीआर कैसे चेक करना है। देखो बेटा, एनबीपीआर चेक करने का एक ही तरीका है। सबसे पहली कंडीशन, सबसे पहली कंडीशन क्या बेटा मैंने अभी बोला? सर हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए sp3 ऑलवेज। ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट, याद रखना बेटा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं है ना, तो याद रखना उस केस में आप कभी भी नहीं बता सकते कि एनबीपीआर है या नहीं, चेक भी नहीं करनी। आपको एनबीपीआर चेक कब करनी है? ऑलवेज जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 क्या है बेटा? ये कंडीशन नंबर 1 है जी आपकी, ये कंडीशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 2। अगर हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 2 की, तो यहां पे चेक कर लीजिए आपका सेंट्रल एटम। याद रखना बेटा, सेंट्रल एटम जो आपका होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? सेकंड पीरियड का होना चाहिए बेटा। किसका होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में? सेकंड पीरियड का। सेकंड पीरियड का मतलब क्या है? जनरली आपने देखा होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे ये आपके सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। अगर ये हैं तो पहली कंडीशन sp3, वेरी गुड। दूसरी कंडीशन सेंट्रल एटम्स, क्या किसका है बेटा? सेकंड पीरियड का। और थर्ड कंडीशन आपको चेक करनी होगी क्या? क्या बेटा? साइड एटम्स। अगर आपके साइड एटम किसके हैं बेटा? वो आपके थर्ड पीरियड के हैं या उससे ज्यादा, एंड सो ऑन। मतलब आपके थर्ड पीरियड के, मतलब थर्ड पीरियड में कौन कौन आएंगे बेटा? आपके सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया। ओके बेटा, इस तरीके से आप डील करेंगे। अगर जो साइड एटम है वो किसके हैं? थर्ड पीरियड के हैं या फिर उससे ज्यादा के हैं, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, ये तो हो गए हमारे इनऑर्गेनिक के केस में। बेटा आप ऑर्गेनिक में भी बहुत ज्यादा डील करते हैं एनबीपीआर को, तो ऑर्गेनिक में कैसे चेक करेंगे सर? तो ऑर्गेनिक में याद रखना एल्काइल ग्रुप हो गया, फिनाइल ग्रुप हो गया, ये सब क्या होते हैं बेटा? अगर ये प्रेजेंट हैं तो उस केस में आपके साइड आइटम की कंडीशन फुलफिल हो जाती है। इनऑर्गेनिक के केस में किसको देखना है? किसको देखना है बेटा? इनऑर्गेनिक के केस में देखना है कि साइड आइटम थर्ड पीरियड का या उससे ज्यादा का होना चाहिए, और ऑर्गेनिक के केस में आपका किसका होना चाहिए? आपका सिर्फ और सिर्फ एल्काइल, फिनाइल, ऐसे करके जो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो लगे हैं तो एनबीपीआर है। तो ये कंडीशन आपकी हो गई एनबीपीआर की। अगर ये कंडीशन फुलफिल है तो एनबीपीआर चेक करेंगे, कंडीशन फुलफिल नहीं है तो आप एनबीपीआर चेक नहीं करेंगे। आप इसी को देख लीजिए, इसी स्ट्रक्चर को देख लीजिए, Cl2 को देख लो बेटा। देखो आपको नहीं बनाना डायग्राम पायग्राम, आप देखो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन sp3, यस सर, हम एनबीपीआर चेक करेंगे, और चेक करते हो कहां पे गए? सेंट्रल एटम। सर सेंट्रल एटम तो ऑक्सीजन सेकंड पीरियड का ही होता है। दूसरी कंडीशन भी हो गई फुलफिल, और तीसरी कंडीशन क्या है सर? साइड एटम। चेक कर लो जी, चेक कर लो, साइड एटम क्लोरीन है, जो कि वो भी किसका है? थर्ड पीरियड का है। तो इस केस में एनबीपीआर एग्जिस्ट करेगी, हमेशा करेगी। इसीलिए बेटा जो Cl2O मॉलिक्यूल है उसका बॉन्ड एंगल हो गया क्या? H2O से ज्यादा। ठीक है, आपका एनटीए बहुत स्मार्ट है। एनटीए आपको एक क्वेश्चन दे सकती है कि H2O का बॉन्ड एंगल Cl2O से कम क्यों होता है, तो हम 1 मिनट में आंसर देंगे। सर उसमें एनबीपीआर फुल फॉर्म ऐसे करके नहीं देगा, एनबीपीआर बोलेगा नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मोर है किससे? आपके वेस्पर से, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से। ठीक है, इसीलिए आपका बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया। तो ये हो गया सारा काम तमाम बॉन्ड एंगल का। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।